हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम परफॉर्मर। तो कल का ब्रेक हो गया था टेस्ट के लिए, कल नहीं डाल पाया। चलिए आज हम यूपीपीएससी प्री 2025 के लिए पीवाईक्यू सीरीज जो चल रही थी उसमें सेकंड टेस्ट है इंडियन पॉलिटी का। तो आज जो 2006 में पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे गए थे, आज हम उनको डिस्कस करेंगे और उनको लगाएंगे, उनको समझेंगे भी। चलिए, तो शुरुआत करते हैं टेस्ट की। तो पहला आपका क्वेश्चन है ये वाला। भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय सम्मिलित है? खान और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा विनियमन, कृषि, तीसरा है मत्स्यिकी, और डी है लोक स्वास्थ्य। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए। ए आपका सही आंसर होगा। खान एवं तेल क्षेत्रों में श्रम व सुरक्षा का विनियमन, ये जो है आपका संघ सूची का विषय है। केंद्र सरकार इस पर कानून बनाती है। कृषि, मत्स्यिकी और स्वास्थ्य, ये जो हैं ये सारी आपकी राज्य सूची के विषय हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो संविधान के भाग 11 में, ठीक है, भाग 11 में ये तीनों सूचियों का यानी केंद्र और राज्य के बीच विषयों का विभाजन किया गया है, जिसमें सातवीं अनुसूची है उसमें तीन सूचियां दी गई हैं। संघ सूची है, संघ, राज्य और समवर्ती। इनको शॉर्ट में थोड़ा समझ लेते हैं, इनका ब्रीफ थोड़ा जान लेते हैं। तो संघ सूची में वे विषय होते हैं जो संघ सरकार के अंतर्गत आते हैं, जिन पर कानून केवल और केवल संघ सरकार ही बना सकती है, केंद्र सरकार। ठीक है। राज्य सूची वे विषय होते हैं राज्य सूची में वे विषय होते हैं जो राज्यों के लिए होते हैं, और इन पर सामान्य स्थिति में राज्य ही कानून बनाते हैं, लेकिन विशेष स्थितियों में संघ यानी संघ सरकार भी कानून बना सकती है। ठीक है। समवर्ती सूची में वे विषय होते हैं जिस पर राज्य और केंद्र दोनों अपने अपने कानून बना सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में पुरुषों और महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने का बढ़ावा देने के कोई उपबंध नहीं किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है, भारतीय संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, ये एक चीज यहाँ पे याद रखना, जब भी क्वेश्चंस पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के ठीक पहले यहाँ पे इस चीज पे जरूर देख लेना, यहाँ पे या यहाँ पे। यूपीएससी में एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे सही है या सही नहीं है ये पूछता है, वो गलत है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है, कौन सा सही है। क्योंकि सामान्यतः क्वेश्चन में याद रहता है, लेकिन यहाँ पे अगर ये ध्यान से नहीं पढ़ पाते तो यहाँ पे हमारा आंसर गलत हो जाता है। इसलिए इन चीजों पर क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही सबसे ये पूछो, पहले ये देखो उसने पूछा क्या है, सही नहीं पूछा या गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है या सही स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो क्या इसमें सही है? पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो आपका इसमें आंसर होगा बी। बी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है। क्यों? भारतीय संविधान में पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। ये है आर्टिकल 29 घ में समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। तो इसीलिए स्टेटमेंट ए, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। भारतीय संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है। पिछड़ा वर्ग जो है शब्द आर्टिकल जो है 340 में मिलता है, लेकिन संविधान में इसे कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। तो इसलिए केवल स्टेटमेंट 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे देखो एक चीज याद रखना, हमें क्या इसमें देखना है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, स्टेटमेंट कौन सा सही है, वही बात, उसी पे बात करनी है। तो अगर यहां पे आपने पढ़ दिया तो स्टेटमेंट पढ़ते साथ ही आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। स्टेटमेंट देख लिया कौन सा सही है। अब ऑप्शन क्या कहता है, पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है, ये आपके ऑप्शन है। अब यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कैसे सॉल्व करना है। पहला स्टेटमेंट कहता है, केवल राज्यसभा को में यह शक्ति निहित है कि वह घोषणा करे कि राज्य सूची में किसी विषय में राष्ट्रीय हित में संसद कानून बना सकती है, विधि बना सकती है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है, आपातकाल का अनुमोदन करने वाले संकल्प लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, केवल पहला स्टेटमेंट सही है। कैसे, इसको समझते हैं। राज्यसभा आर्टिकल
249 अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा को यह पावर संविधान के पावर दी गई है, शक्ति है कि वह अपने विशेष बहुमत से राज्य सूची किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है जिस पर संसद 1 वर्ष के लिए कानून बना सकती है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कहता है आपातकाल की उद्घोषणा का उद्बोधन करने वाले संकल्प लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं। तो यहाँ पे लोकसभा की जगह यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा यानी संसद होगा। ठीक है, तो ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही, ये दोनों से ही विशेष बहुमत से पारित होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पहला कथन कहता है भारत में प्रत्येक राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है। ठीक, दूसरा का कारण या दूसरा स्टेटमेंट है भारतीय संविधान का प्रावधान है, भारतीय संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो। तो क्या इसमें कौन सा सही है? यहाँ पे ये वाला ऑप्शन थोड़ा ये नीचे आना था, ये आ नहीं पाया, तो ये डी ऑप्शन है आपका। तो इसमें से कौन सा सही है? कथन कारण सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। कथन कारण सही है परंतु व्याख्या सही नहीं करता। कथन सही है, कारण गलत है, कारण सही, कारण कथन गलत है, कारण सही है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसका कारण जो है वो सही है। भारत के प्रत्येक राज्य क्षेत्र में, अब यहाँ पे एक चीज समझिए, आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट का जिक्र किया गया है जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय हो। ठीक, प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो राज्य में। ठीक, अब अगर इसकी बात करें तो पहले उच्च न्यायालय का विधान था, फिर बाद में 7वें संविधान संशोधन 1956 में संसद ने इसमें अमेंडमेंट किया और प्रावधान किया कि एक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो, लेकिन संसद चाहे तो एक राज्य एक उच्च न्यायालय के अधीन कई राज्यों को या कई राज्यों का एक उच्च न्यायालय रख सकती है या किसी केंद्र शासित प्रदेश को रख सकती है। ये इसलिए किया गया क्योंकि कुछ राज्य जो है वो आकर उनके क्षेत्र बहुत छोटे हैं, और जैसे कि खासकर नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो इसलिए अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर राज्य क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, पुडुचेरी हो गया, पुडुचेरी को तो 4 जिले 4 राज्यों में स्थित हैं। तो इसी वजह से जो है कि ये प्रावधान किया गया है कि एक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो, लेकिन संसद चाहे तो एक राज्य 2 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 104वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित था? ठीक है, तो 104वां संविधान संशोधन कुछ राज्यों में विधान परिषदों के उत्साधन से था। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए द्वैध नागरिकता आरंभ करने से था। निजी शिक्षण संस्थानों में सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने से था। केंद्र सरकार के अधीन नौकरियों पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए कोटा प्रदान करने से था। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा सी। सी आपका सही आंसर होगा। 104वां संविधान संशोधन ये आपका लाया गया था 2005 में और ये आया था बाद में, ये 93वां संविधान बना, 93वां संविधान संशोधन अधिनियम बना। ठीक है, मैं यहाँ पर CAA लिख देता हूं, संविधान संशोधन अधिनियम 93वां। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 104वें संविधान संशोधन अधिनियम की बात करता हूं। ठीक है, अब ये हम किसकी बात कर रहे हैं? अधिनियम की, विधेयक की नहीं कर रहे हैं, इसको ध्यान रखना। और ये आपका किससे संबंधित है? SC ST का जो रिजर्वेशन है संसद और विधानसभा में, उसको कंटिन्यू रखने के लिए था। साथ में ही जो आंग्ल भारतीयों के लिए जो पहले प्रावधान था विधानसभा और लोकसभा में, भारतीयों के लिए जो प्रावधान था उसको समाप्त कर दिया गया इसके द्वारा, 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 6वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ है? ठीक है, अब यहाँ पर उसने सीधा बोला है कि भारतीय संविधान में उसका जिक्र किया गया एक किसी अनुच्छेद में। तो UGC का है? बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का है? बिल्कुल भी नहीं है। निर्वाचन आयोग का है? हाँ है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का है? नहीं है। ठीक है, ये तीन गलत हो गए आपका। निर्वाचन आयोग जो है 324 अनुच्छेद 324 में किया गया इसका उल्लेख।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई व्यक्ति जिसने उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश, अच्छा यहाँ पे पढ़ने से पहले यहाँ पे ये देख लीजिएगा कौन सा कथन सही है। ये आप अपने हिसाब से देख लीजिए, इसी बात को देखना जरूर, क्योंकि या तो यहाँ पे लिख के देता है या ऊपर लिख के देता है। ठीक, तो सही स्टेटमेंट देखना है। भारतीय कोई व्यक्ति जिसने किसी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है और उच्चतम न्यायालय के सिवा भारत में किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवंचन या कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया। दूसरा कहता है स्टेटमेंट, कोई व्यक्ति जो भारत के किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अहरित नहीं है यदि उसने यदि उसने राज्य क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायिक पद धारण नहीं किया है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? तो देखिए दोनों ही स्टेटमेंट इसमें आपके गलत हैं। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा डी, ये दोनों ही गलत हैं। तो अब इनको हम समझते हैं कैसे। पहला कहता है कि उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश है जो उच्चतम न्यायालय के सिवा भारतीय किसी न्यायालय के या प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये कथन जो है ये वाला जो कथन है ये है तो सही, लेकिन पूरा सही नहीं है, क्योंकि केवल उच्च न्यायालय नहीं है इसमें, अन्य उच्चतम न्यायालय नहीं है। ठीक है, केवल उच्चतम न्यायालय नहीं है, अन्य उच्च न्यायालय भी आते हैं। हाँ, जिस न्यायालय में वह कार्य कर चुका है उस न्यायालय को छोड़कर, जिस हाई कोर्ट में वो काम करता है उस न्यायालय को छोड़कर बाकी अन्य न्यायालयों में वह कार्य कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये किस में दिया गया है? ये आर्टिकल 320 में इसको स्पष्ट रूप से संविधान में दिया गया है। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेटमेंट पर, इसको समझते हैं। कोई व्यक्ति जो हाई कोर्ट का जज, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए योग्य नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वह कम से कम 5 वर्ष तक न्यायिक पद धारण नहीं किया है। तो ये 5 वर्ष, ये वाला स्टेटमेंट जो है इसमें 5 की जगह क्या है? 10 वर्ष। अगर उसने 10 साल तक अगर कोई न्यायिक पद धारण किया है कम से कम, तभी वो हाई कोर्ट में जज बन सकता है। 5 वर्ष की जो अवधि है ये गलत है। ठीक है, और अन्य जो है कि भारत का न्यायाधीश होना चाहिए, न्यायिक पद धारण किया हो, और एक और इसमें कि हाई कोर्ट या किसी जिला कोर्ट में उसने कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में काम भी किया हो। तो ये भी इसमें एक योग्यता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारतीय संविधान के 76वें संविधान संशोधन के अंतर्गत राज्यों द्वारा 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना मूल अधिकार बनाया गया था। ठीक है, पूछा क्या है? सही स्टेटमेंट। क्या ये सही है? अभी आगे इस पर बात करेंगे। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर शिक्षा दिलाने का प्रावधान है। ठीक है, क्या ये बात सही है? आगे बात करेंगे। शिक्षा भारत के संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में सम्मिलित की गई थी। क्या सही है? अभी देखते हैं। तो इसका आपका सही आंसर होगा क्या? सही आंसर है इसमें 2 और 3। ये स्टेटमेंट, ये विकल्प थोड़ी ऊपर नीचे हो गए, क्यों? इसको समझते हैं। तो पहले सही कौन से हैं उनको समझते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कंप्यूटर शिक्षा को दिलाने का प्रावधान किया गया था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मेनका गांधी बाद में ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने आगे बताया था इसको। ठीक, सर्व शिक्षा भारत के संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में सम्मिलित की गई थी। तो हाँ, ये से राज्य सूची से समवर्ती सूची में ट्रांसफर किया गया था। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हम आते हैं स्टेटमेंट 1 पर। तो भारतीय संविधान में 76वें संविधान के द्वारा ना होकर ये आपका है 86 यानी कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का मूल अधिकार बनाया गया था। ठीक है, 76वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था? तो 76वें संविधान संशोधन के द्वारा जो आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु का जो रिजर्वेशन विधेयक था उसको 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, 9वीं
अनुसूची में उसको जोड़ा गया था 76 में संविधान संशोधन द्वारा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा पीआईएल लाया गया था तब भारत के चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो एम हिदायतुल्ला थे? नहीं। एएस आनंद थे? नहीं। एएम अहमदी थे? नहीं। पीएन भगवती? बिल्कुल सही, पीएन भगवती जो है यही जो है पीआईएल का कॉन्सेप्ट लाए थे और उस समय यही भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो चलिए, अच्छा यहाँ पे एक चीज और, लोकहितवाद के विकास में जो पीपुल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट बनाम भारत संघ, ये जो एक केस हुआ था वो साथ में बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ, ये केस हुए थे, ये इनका काफी बड़ा योगदान रहा है। ठीक, तो ये आज के 9 क्वेश्चन थे, क्योंकि 2006 में 9 ही क्वेश्चन आए थे पॉलिटी से, तो ये 9 क्वेश्चन है। अब कल हम फिर से पीवाईक्यू की सीरीज लगाएंगे, तो आगे 2006 के जो भी होगा, ज्योग्राफी पॉलिटी तो हो गया, ज्योग्राफी इकोनॉमी साइंस होंगे तो उनके क्वेश्चन लेंगे। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, एक बात और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करिएगा, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और हम कोशिश करेंगे आपके लिए और अच्छे से अच्छा एफर्ट करने के लिए। जैसे मैं अभी एक्सप्लेनेशन लिख नहीं रहा हूँ, टाइप नहीं कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको टाइप करके भी दूँ, ताकि पीडीएफ अगर आप जब लेते हैं तो आपको पढ़ने में भी आसानी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।